हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें यूनिट 2 पार्ट 1 हम कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने मोटर्स के बारे में बात की थी। अब हम पार्ट 2 में कवर करेंगे कन्वर्टर्स के बारे में। मतलब कि जो डिवाइसेस, जैसे 3 पार्ट होते हैं हमारे। एक होता है बैटरी, फिर कन्वर्टर, और फिर हमारा मोटर। बैटरी हमारी यूनिट 3 है, मोटर हो गया है। इसमें हम बात करेंगे कन्वर्टर की। कन्वर्टर का बेसिक काम क्या है? आपकी जैसे बैटरी डीसी होती है, अब मोटर आपका एसी या डीसी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो वहां पर आपका या तो डीसी टू एसी कन्वर्जन, एसी टू डीसी कन्वर्जन, या फिर जब ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, या फिर डीसी टू डीसी कन्वर्जन, बहुत सारे लेवल ऑफ कन्वर्जन रिक्वायरमेंट होते हैं। तो उसी को पढ़ना है। अब वो कन्वर्टर जो हम यूज करेंगे उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी सिलेक्शन के टाइम पे, ये पूछा है। गिव द रिक्वायरमेंट्स फॉर सेलेक्टिंग द प्रेफर्ड पावर डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। ठीक। तो पहला क्या है? रेटिंग। रेटिंग क्या होनी चाहिए? कोई भी रेटिंग क्या होती है? रेटिंग होती है कि कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वो किस स्पेसिफिकेशन पे चल सकती है, यूज हो सकती है। तो अगर हम जो भी कन्वर्टर यूज कर रहे हैं उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है? वोल्टेज रेटिंग इज बेस्ड ऑन द बैटरी नॉमिनल वोल्टेज। मतलब बैटरी की जो नॉमिनल वोल्टेज है उससे लेकर के द मैक्सिमम वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग। नॉमिनल वोल्टेज टू द मैक्सिमम वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग, ये आपकी वोल्टेज रेटिंग हो गई। करंट रेटिंग किस पे डिपेंड करती है? करंट रेटिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट? द नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड इन पैरेलल determines the current rating of the device. Next is switching frequency. Switching frequency, higher the switching at higher frequencies bring down the filter size and keeps the electromagnetic limitation in check. मतलब अगर हमारी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई है तो उससे हमारा फिल्टर साइज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ईएमआई वो ठीक रहता है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेसिक यहाँ पर जैसे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई हमारा डिवाइस ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आता है, कंडक्शन स्टेट में आता है, और या फिर कंडक्शन स्टेट से ऑफ स्टेट में आता है, तो वो ये चीज आपका हो गया, स्विचिंग हो गया। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब स्विच हो रहा है, ऑफ से ऑन, ऑन से ऑफ, राइट? अब ये तुरंत नहीं होता है ऑब्वियसली, कि एक झटके से नहीं बढ़ता है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक डिले टाइम, राइज टाइम, और यहाँ पर फॉल टाइम। तो ये सारे इसमें टाइम लगता है, वही है। अब उसमें टाइम लगेगा, अब उसमें टाइम पीरियड आएगा तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी, राइट? नेक्स्ट इज पावर लॉसेस। पावर लॉसेस, ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस एंड स्विचिंग लॉस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस मतलब जब वो कंडक्ट कर रहा है और जब वो स्विच कर रहा है, या तो ऑफ से ऑन या तो ऑन से ऑफ, तो ये जितनी भी पावर लॉसेस है ऑब्वियसली कम से कम होनी चाहिए। कम कब होगी? जब हमारा एक, अगर हम ऑप्टिमम वैल्यू 10 किलो हर्ट्ज तक की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ले तब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा भी बढ़ा देते हैं जिससे हमारी स्विचिंग लॉसेस बढ़ जाती है, तो हमने एक ऑप्टिमम 10 किलो हर्ट्ज रखा जो कि हमारे पावर लॉसेस ठीक बहुत ज्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा कि आपका डीवी बाई हाई डीवी बाई डी टी कैपेबिलिटी और हाई डी आई बाई डी टी कैपेबिलिटी मिल जाएगी। डीवी बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डी आई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट इज बेस गेट ड्राइवेबिलिटी। बेस गेट आपने ये भी कन्वर्टर में पढ़ा होगा, एक बेस होता है, इधर गेट होता है, सॉरी इधर गेट होता है, ये बेस होता है, इधर सोर्स होता है। तो बेस और गेट के बीच की जो कोऑर्डिनेशन है वो भी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रगेडनेस। रगेडनेस मतलब कि डिवाइस हमारा कितना मजबूत है, या फिर कितनी वो चीजें अगर कोई एवलांच एनर्जी या इनरश करंट ऐसी कोई चीज सिचुएशन आती है तो वो झेल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ईवीज है वो फ्रिक्वेंटली एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट होती है, उसकी वजह से हमारी मतलब डिवाइस में एवलांच एनर्जी, एवलांच मतलब झटके से कोई एनर्जी बढ़ जाना, तो उस हमारा डिवाइस ऐसा होना चाहिए कि उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सके विदाउट एनी डैमेज। एंड नेक्स्ट ऑफकोर्स इज कॉस्ट। कॉस्ट हमारा ऑप्टिमम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे हमारी फिर कार या व्हीकल की डिवाइस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज विच पावर कन्वर्टर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इन ईवीज। सबसे ज्यादा कौन सा पावर कन्वर्टर सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे ईवीज के प्रोपल्शन सिस्टम के लिए? सो द आंसर टू दिस इज डीसी चॉपर्स। डीसी चॉपर्स का बेसिक काम क्या है? डीसी टू डीसी कन्वर्जन। डीसी क्या है? ये फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल डीसी। ठीक। मतलब आपने पढ़ा होगा कि
नंबर ऑफ कंट्रोल स्ट्रैटेजीज होती है। एक अल्फा होता है, अल्फा जिसको हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या है? टी ऑन बाई टोटल टाइम। टी ऑन मतलब जो हम पल्सेस दे रहे हैं, ऑन होने में कितना समय लग रहा है, और जो टोटल टाइम है, ये हो गया टोटल टाइम, और ये है टी ऑन, मतलब टी ऑन बाई टी ऑफ। इसका पूरा फॉर्मूला है, आप लोग पढ़िएगा डिटेल में, यहाँ पर उतना पढ़िए जितना रिक्वायर्ड है। तो हम लोग, ये बेसिक काम है डीसी टू डीसी कन्वर्जन का। फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी करता है, राइट। तो बेसिकली आपका, यानी कि बैटरी तो हमारी डीसी ही स्टोर कर रही है, कन्वर्टर है हमारे डीसी टू डीसी, यानी कि मोटर भी हमारा कोई डीसी लगा है, ठीक। तो अब बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो हाई होगी, तो उसको उसके अकॉर्डिंग, मोटर के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए हमको डीसी टू डीसी कन्वर्जन लगाना होगा, क्योंकि हम बैटरी जिस वोल्टेज पे काम कर रही है उसी वोल्टेज पे हम मोटर को भी ऑपरेट नहीं करा सकते। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर अ डीसी टू डीसी कन्वर्जन कन्वर्टर। सो initially this is very basic. Then with the arrival of fast switching power devices, they can now be operated at 10 kilo. In electric propulsion applications, two quadrant DC choppers are desirable. अब टू क्वाड्रेंट भी दो तरह के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे अगर। टू क्वाड्रेंट में भी एक होता है टाइप ए, ए या फिर सी, और एक होता है टाइप आपका बी और डी, राइट। तो एक टाइप में टू क्वाड्रेंट ऐसे आता है, और दूसरे टाइप में टू क्वाड्रेंट ऐसे आता है। इसका क्या मीनिंग है, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, पर सुन लीजिए। ये वोल्टेज है, इधर करंट है प्लस आई, इधर माइनस आई। ये वोल्टेज है, इधर है आपका आई और माइनस आई। मतलब पहले में बात कर रहा है कि वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है, लेकिन करंट दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट करने का मतलब है कि करंट इज रिवर्सिबल। नेगेटिव करंट का यही मतलब होता है ना, कि अगर हमने करंट की डायरेक्शन को इधर माना और माइनस आई है, यानी कि करंट इधर फ्लो कर रही है। तो वही है कि हमारा पॉजिटिव वोल्टेज में भी दोनों तरफ, मतलब वो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पॉसिबल है। और दूसरे टाइप में, टू क्वाड्रेंट के दूसरे टाइप में ये है कि करंट हमारा एक ही डायरेक्शन में, वोल्टेज हमारा प्लस और माइनस पॉसिबल है। ओके। सो now they convert battery DC voltage to variable DC voltage during the motoring mode and revert the power flow during regenerative mode. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी आपको अच्छे से बताया है कि बैटरी से कन्वर्जन हुआ, मोटर को मिला, जहां पर ये डीसी टू डीसी जो भी अगर दे रहा है, और फिर मोटर टू आपका बैटरी भी कन्वर्जन होता है थ्रू रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये आप पिछले वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत डिटेल में समझाया मैंने। नेक्स्ट, furthermore, four quadrant DC choppers are employed for reversible and regenerating speed control of DC motors. अब फोर क्वाड्रेंट क्या होता है? फोर क्वाड्रेंट मतलब आपका चारों ही क्वाड्रेंट में वो ऑपरेट करेगा। मतलब ये वोल्टेज प्लस वी, माइनस वी, आई और माइनस आई, चारों ही क्वाड्रेंट में आपका ये डिवाइस ऑपरेट करेगा। और यही फोर क्वाड्रेंट का आपका एक डीसी चॉपर का सिंबल दिया हुआ है, सॉरी सर्किट डायग्राम, जिसमें आपका एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इन पैरेलल विद द डायोड, और ऐसे चार डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? आपका बेसिक काम आप सबके घरों में होगा, डीसी टू एसी। इन्वर्टर क्या करता है? बैटरी में अपनी एनर्जी स्टोर करता है। जब लाइट रहती है तो वो एसी टू डीसी कन्वर्जन करके बैटरी में एनर्जी स्टोर करता है, और फिर जब लाइट चली जाती है तो उसी स्टोर्ड एनर्जी को वो डीसी, जो बैटरी में स्टोर्ड डीसी है, उसको एसी में कन्वर्ट करके हमको सप्लाई देता है। सो इन्वर्टर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू वोल्टेज फेड एंड करंट फेड टाइप्स। दो तरह से है, वोल्टेज फेड या करंट फेड, जिसमें कि करंट फेड टाइप्स बहुत कम ही यूज किए जाते हैं, ठीक है, रेयरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। ज्यादातर हम किसको यूज करते हैं? वोल्टेज फेड इन्वर्टर्स को, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल एंड कैन हैव पावर फ्लो इन आइदर डायरेक्शन। अगेन, उनका पावर फ्लो दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए हम वोल्टेज फेड इन्वर्टर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके। सो टिपिकल थ्री फेज फुल ब्रिज वोल्टेज, ये आपका थ्री फेज फुल ब्रिज वोल्टेज फेड इन्वर्टर दिया हुआ है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा, ये डीसी सोर्स मिला हुआ है, यहाँ पर हमको सप्लाई एसी मिल रही है, और ये आपके चार डिवाइसेस, छह डिवाइसेस लगे हुए हैं। आउटपुट वेवफॉर्म हमको मिल सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, या सिक्स स्टेप और पल्स विद मॉड्यूलेटेड, डिपेंडिंग ऑन द स्विचिंग स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, अगेन वही चीज है, डिस्कस डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जैसे अभी मैंने बताया, वर्क्स अंडर चॉपिंग मोड ऑफ ऑपरेशन। दे आर यूजुअली टर्म्ड एज डीसी चॉपर्स, ठीक है।
They are extensively used for voltage control of DC motor device. All right, are classified as first quadrant, second quadrant, two quadrant and four quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब इधर, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है इधर, या फिर आपका इधर भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स। टू क्वाड्रेंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एंड फोर क्वाड्रेंट ऑल्सो। द फर्स्ट क्वाड्रेंट डीसी चॉपर्स इज सूटेबल फॉर मोटर, ये वाला आपके मोटरिंग के लिए सूटेबल रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट डीसी चॉपर इज सूटेबल फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग, दिस इज फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। As regenerative braking is very essential for EVs, the two quadrant DC chopper is preferred. Okay. Next, the two quadrant DC chopper is suitable to both motoring and regenerative braking of EV propulsion. Same thing कि आपका two quadrant दो DC chopper है, वो both motoring और regenerative braking के लिए prefer किया जा सकता है। Four quadrant DC chopper is employed to achieve control of motoring, regenerative braking in both forward and reversible operations electronically. मतलब अब four quadrant में हमको motoring भी मिल जाती है, regenerative braking भी मिलती है for both forward and reversible operations. All right. Now four quadrant DC choppers output voltage can be varied in following three ways. मतलब अब इसके जो आउटपुट वेवफॉर्म है, इसका जो इससे पहले जो फिगर था ऊपर वाला, उसका आउटपुट वेवफॉर्म हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला पल्स विथ मॉड्यूलेशन। पल्स विथ मॉड्यूलेशन कैसे होता है, जैसे हमारी कोई भी पल्सेस में हमको मिलती है, ठीक, वेवफॉर्म, तो इसकी विड्थ को अगर हम कंट्रोल कर लें तो उससे भी बाय डीसी क्या है अभी मैंने आपको अल्फा बताया क्या होता है, टी ऑन बाय टोटल टाइम, ठीक। तो टोटल टाइम तो हमारा फिक्स रहेगा भाई, जितनी देर ऑन रहा डिवाइस और जितनी देर ऑफ रहा। बट अगर अब ये पल्स विड्थ को हम ऐसे के बजाय ऐसे 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 बहुत महीन कर दे तो टी ऑन बहुत कम हो गया। टी ऑन कम हो गया तो आपका ड्यूटी साइकिल कम हो गया। ड्यूटी साइकिल कम हो गया तो आपका वीएस जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगा। ये चीजें आप चॉपर में पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। मैं सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूँ आपको, एक रिवीजन करा रही हूँ। मैं पूरा चॉपर पढ़ाने के लिए यहाँ पर ना उतना टाइम है ना समय है, वो हो भी नहीं सकता है। आपको एक रिविजन शॉर्ट है, आपको तुरंत तुरंत ये चीजें याद आनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंट्रोल। अगेन हम उसकी फ्रीक्वेंसी वैरी करा कर सकते हैं। और करंट लिमिट कंट्रोल, ये तीनों ही मेथड्स आपके एक चॉपर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, इन केस यू रिमेंबर। नेक्स्ट, द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर एंड ईवी। ये भी आपके एक मशीन का हिस्सा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। एक डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल आप किस किस तरह से कर सकते हैं, तो दो तरीके आपने पढ़े होंगे, एक आर्मेचर कंट्रोल और एक फील्ड कंट्रोल, ठीक। अब इन दो तरीके में क्या है, आर्मेचर कंट्रोल में क्या रहता है कि अगर आपका यहाँ पर डिवाइस है, यहाँ पर आपका आर्मेचर लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर शंट है। फील्ड का मतलब है कि आपने जो शंट, अगर हम शंट की बात करें तो इस फील्ड को कंट्रोल करना, आर्मेचर में आपके इसके करंट, इसके अक्रॉस जो करंट जा रही है उसको कंट्रोल करना है। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स ड्राइव्स इज अकम्प्लिश्ड बाय टू मेथड्स, आर्मेचर कंट्रोल एंड फील्ड कंट्रोल। आर्मेचर कंट्रोल में जब आर्मेचर की वोल्टेज इंक्रीज होती है तो मोटर टॉर्क भी इंक्रीज, आर्मेचर में अगर वोल्टेज इंक्रीज होती है तो टॉर्क भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। और वही फील्ड को और इन केस वही वोल्टेज अगर डिक्रीज होती है तो मोटर टॉर्क भी डिक्रीज हो जाती है और उससे हमारी मोटर स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है। इसी को बस उल्टा कर दीजिएगा, ठीक। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल रिटेन्स द मैक्सिमम टॉर्क कैपेबिलिटी एट ऑल स्पीड्स, ठीक है। However, this control is used only when the DC motor operates below its base speed because the armature voltage cannot increase beyond the rated value. एक बेस स्पीड तक ही हम इसे ऑपरेट करा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। The armature voltage control retains the maximum torque capability at all speeds because maximum allowable armature current remains constant and field is fixed. हम फील्ड को फिक्स करके फिर उसको कंट्रोल करा रहे थे। On the other hand, when the field voltage of the DC motor is decreased while the armature voltage is fixed, the motor induced EMF decreases. मतलब अगर हम फील्ड कंट्रोल की बात करें तो जब फील्ड वोल्टेज डिक्रीज होता है तो, और हमारे आर्मेचर वोल्टेज फिक्स है, फील्ड वोल्टेज डिक्रीज होता है तो हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ वो भी डिक्रीज हो जाती है। ये सारा चीज आप लोग पढ़े होंगे कि लो रेजिस्टेंस, आप जैसे याद कीजिए फील्ड कंट्रोल में क्या करते थे, यहाँ पर आपकी फील्ड है, ये फील्ड है और उसके अक्रॉस आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब जाहिर सी बात है कि इसके अक्रॉस जो करंट जाएगी वो कम जाएगी बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस,
तो इस जो फ्लक्स होगी वो भी कम होगी, और ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसकी वजह से, सॉरी, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो फ्लक्स कम जा रही है तो स्पीड बढ़ जा रही है, राइट। आर्मेचर कंट्रोल में क्या हो रहा है कि आर्मेचर कंट्रोल में जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, यहाँ पर हमारी फ्लक्स तो सेम रह रही है, क्योंकि फ्लक्स ये फील्ड फ्लक्स से होती है, बट हमारी आर्मेचर, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो यहाँ पर करंट कम हो रही है, करंट कम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा जो ईएमएफ होगा वो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट कम जा रही है, राइट। तो ये चीजें आप डीसी मोटर में पढ़े होंगे। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि therefore in order to achieve wide range speed control of DC motor drives for EC, armature control has to be combined with field control। मतलब हम सिर्फ कोई एक मेथड यूज नहीं कर सकते कि जैसे यहाँ पर लिखा है ड्यू टू मैक्सिमम अलाउएबल टॉर्क वेरीज इनवर्सली विद द मोटर स्पीड, वही चीजें हैं। हम कोई एक मेथड नहीं यूज कर सकते कि आप सिर्फ आर्मेचर ही यूज करें या फिर फील्ड यूज करें। ये डायग्राम आप पहले भी पढ़े होंगे मशीन में, कि बेस स्पीड तक, जीरो से बेस स्पीड तक हम क्या कर रहे हैं, अपना आर्मेचर कंट्रोल कर रहे हैं। आर्मेचर कंट्रोल के टाइम पे हमारी पावर इंक्रीज हो रही है, बट हमारी टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक। और बेस स्पीड के बाद हम फील्ड कंट्रोल पे आ जा रहे हैं। फील्ड कंट्रोल में हमारी फिर पावर कांस्टेंट है और टॉर्क डिक्रीज हो रही है, राइट। So this was combined armature and field control of DC motor drive, nothing new। यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द ट्रेपेजॉइडल वेव कंट्रोल स्क्वायर वेव स्कीम ऑफ बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मोटर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की है, तो ऊपर ऊपर देखिए। बीएलडीसी मोटर, द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटर वाइंडिंग विच एक्ट एज टर्मिनल, ये भी आप देख चुके हैं। In this method, current is controlled through any 2 terminals and the third terminal is electrically disconnected। 3 वाइंडिंग है हमारी, जिसमें से 2 टर्मिनल से करंट कंट्रोल हो रहा है और तीसरे टर्मिनल हमारी इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्टेड है, मतलब पहले और दूसरे से करंट कंट्रोल हो रहा है और तीसरी डिस्कनेक्टेड है। टू मेजर द रोटर पोजीशन, हॉल इफेक्ट सेंसर्स आर एम्बेडेड, ठीक है। पोजीशन मेजर करने के लिए हॉल इफेक्ट सेंसर डाल दिए हैं। At any instant of time, current of equal magnitude is flowing in the 2 winding while the third one is 0। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कोई भी समय ले लीजिए, करंट जो 2 वाइंडिंग हमारी कनेक्टेड है उसमें करंट इक्वल अमाउंट में जा रही है और तीसरी वाले में हमारी करंट 0 है। ड्यू टू दिस द करंट स्पेस वेक्टर कैन बी वन ऑफ द 6 different possible directions as shown। The current waveform for each winding is therefore a staircase फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव। मतलब आप एक ये चीज देखेंगे, 3 फेज है यहाँ पर, और एक ट्रेपेजॉइड, ट्रेपीजियम क्या होता है, इस तरह का शेप होता है ट्रेपीजियम का। हमारे 2 चीज पैरेलल होते हैं, 2 लाइंस, राइट। ये ट्रेपीजियम है, तो आपने फेज ए, फेज बी और फेज सी तीनों को देखेंगे तो एक ट्रेपीजियम की तरह ये फॉर्म कर रहे हैं अपना वेव फॉर्म, इसीलिए ट्रेपीजियम कंट्रोल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर अगेन उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में क्या है कि चीप और सिंपल टू इम्प्लीमेंट, लो कॉस्ट एप्लीकेशंस। डिसएडवांटेज ये सब आप पढ़ सकते हैं, नथिंग टू एक्सप्लेन मच। जो एक्सप्लेन करने का वो मैं बता रही हूँ। एक्सप्लेन द साइनोसॉइडल कंट्रोल स्कीम ऑफ बीएलडीसी मोटर। अभी वो था ट्रेपेजॉइडल, ये है साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल में क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ साइनोसॉइडल कंट्रोल इज टू ड्राइव ऑल द 3 मोटर वाइंडिंग्स विथ 3 currents that vary smoothly and sinusoidally as the motor rotates। मतलब जो 3 मोटर, ऑल द 3 मोटर वाइंडिंग्स विथ 3 currents vary smoothly, मतलब जैसे जैसे हमारा मोटर रोटेट कर रहा है वैसे वैसे हमारी तीनों जो करंट है, तीनों जो वाइंडिंग्स है वो मूव हो रही है। दिस requires modulation of the 3 winding currents such that the resulting space vector is always the quadrature direction with respect to the rotor and has constant magnitude। नेक्स्ट देखिए, इन ऑर्डर टू अचीव दिस accurate measurement of rotor position is required which can be provided by resolver। Since the windings are star connected, the current is one of the windings is negative sum of the currents। ठीक है, ये वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन डायग्राम पे, ब्लॉक डायग्राम। ये क्या है, हमारा एक डिजायर्ड टॉर्क है जो हमने दिया एक साइनोसॉइडल लुकअप पर। हमारे 2 कमांड है अभी, एक फेज ए कमांड और एक फेज बी कमांड, ठीक। हमने उसको एक समर पे दिया यहाँ पर और उसको एक पीआई कंट्रोलर में डाला। फिर पीडब्ल्यूएम जनरेटर से हमको करंट मिली, आईए आईबी, और ये आईए आईबी मिल गई।
IA जा रही है मोटर के एक टर्मिनल पे, IB जा रही है मोटर के दूसरे टर्मिनल पे। ठीक, यहाँ से हमने एक फीडबैक लगा दिया जो कि इसको दे रहा है मेजर्ड करंट IA, और यहाँ पर इसका फीडबैक लगा दिया मेजर्ड करंट IB। ठीक, एक एनकोडर लगा दिया जो कि इसको फीडबैक दे रहा है, एनकोडर फीडबैक आपके लुकअप को। और ये चीज देखिए, सिंस द वाइंडिंग आर स्टार कनेक्टेड, करंट इन वन ऑफ द वाइंडिंग इज द नेगेटिव सम ऑफ द करंट इन अदर टू वाइंडिंग्स। अब करंट इन अदर टू वाइंडिंग्स यानी कि क्या है, A प्लस B, और तीसरे में सम क्या है, तीसरे का क्या है, इज वन ऑफ द वाइंडिंग्स इज द नेगेटिव सम, यानी कि नेगेटिव सम ऑफ A एंड B। ठीक, C क्या हो गया, the current in one of the winding is the negative sum of the currents in the other two winding। other two winding आपके A और B हो गया, और जो तीसरा winding is the negative sum of A and B। यहाँ पर ये देखिए, आपको यही चीज दिख रही है, सम क्या हुआ आपका, A और B का सम इधर ले आया है, और यहाँ पर इसका नेगेटिव पॉइंट जोड़ा है, ये चीज माइनस दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर हमको C मिल गया, और ये PWM जनरेटर से फिर ये दे रहा है सप्लाई मोटर के तीसरे टर्मिनल पे। ऑलराइट, इससे हमको जो वेव मिल रही है वो साइनसॉइडल हो जा रही है। ये वही थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने आपको ये बताया है। ओके, अगेन फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यू कैन गो थ्रू दैट। लास्ट वन इज फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल। फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल में क्या है, शॉर्ट में देखिए, इसमें कुछ क्लार्क एंड पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन बताया है। शेयर्स लॉट ऑफ कॉमन ग्राउंड्स विद साइनसॉइडल कंट्रोल स्कीम, मतलब साइनसॉइडल कंट्रोल स्कीम की तरह ही है लगभग। सम फंडामेंटल डिफरेंस अलाउ इट टू अचीव बेटर एफिशिएंसी एट हाई स्पीड। कुछ बेसिक डिफरेंस लगाने से, जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे होंगे, कुछ बेसिक बस चेंजेस करने से हमको थोड़ी सी बेटर एफिशिएंसी मिल जाती है हायर स्पीड पर। बाय अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्लार्क एंड पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन, we can transform the three-phase current of the stator into the rotating frame of the rotor. By using Clark's transformation, three-phase quantities are translated from three-phase reference frame to the two-axis orthogonal। इसके फिगर पे देखिए, इसमें एक चीज देखिएगा, यहाँ पर DQ रेफरेंस की बात हो रही है। ठीक, तो वहीं पर आएगा आपका DQ और Q, डी लूप और Q लूप। यहाँ पर भी हमने दिया डिजायर्ड टॉर्क, एक जा रहा है Q लूप से, एक जा रहा है और यहाँ पर एक जीरो पे दिया, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है एक तो DQ फ्रेम पे काम कर रहा है, और ऊपर ही कहीं लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, मुझे देखने जाओ। ठीक, डिजायर्ड टॉर्क किया, यहाँ पर Q लूप पे गया, PI कंट्रोलर पे दिया वोल्टेज ऑफ द Q एक्सिस, देन और यहाँ पर D पे मिला, D पे वोल्टेज ऑफ द D, फिर इनवर्स क्लास एंड पार्क ट्रांसफॉर्मेशन, VA VB और VC हमको यहाँ से मिल रहा है, VC इधर से मिला, PWM जनरेटर दिया, और हमको तीनों पे करंट मोटर की मिल गई, IA IB और IC की। हमको मोटर का तीनों टर्मिनल कनेक्ट हुआ। यहाँ पर ये जो फीडबैक जा रहा है, अब ये देखिएगा, मेजर्ड करंट A और मेजर्ड करंट B वहां पर डायरेक्टली जा रहा था, यहाँ पर हम बस कुछ क्लार्क एंड पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे हमारा जो करंट है वो नेगेटिव में जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, और फिर ये ऐसे मूव कर रहा है। तो बेसिक हमने अगर हम साइनसॉइडल से और ये फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल को कंपेयर करें, तो हमारा ये एक पार्क एंड क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन ऐड हुआ है, जिसकी वजह से हमको हायर स्पीड पर बेटर एफिशिएंसी मिल रही है। दैट्स इट। अगेन इसका वही एडवांटेज डिसएडवांटेज है, high efficiency, smooth operation at low and high speeds, resulting in a wide range of speed. Transformation of a complex and coupled AC model, ठीक है, dynamic, fast dynamic response, all that. Disadvantage, the transformation that needed to be proceed require a lot of computation power. It also difficult to implement these transformations. So this was all about unit 2. Unit 2 में आपका एक पार्ट था मोटर, दूसरा पार्ट था कन्वर्टर। होप आपको ये समझ में आएगा और आपके एग्जाम में कुछ हेल्प कर देगा। नेक्स्ट इज यूनिट 3, जो हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आई होप कि मैं जल्दी डालूं। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।